नमस्कार। बिहार में अब की बार 2 उप मुख्यमंत्री वाली सरकार, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने और उनके मंत्रिमंडल में लगभग 14 मंत्री इस बार रखे गए हैं, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 जेडीयू के हैं, 1 हम का और 1 वीआईपी का। लेकिन इस मंत्रिमंडल की कहानी पीछे की क्या है, क्या सोच के मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं आकाश भाई, बिहार की सियासत को बखूबी समझते हैं, बिहार से आते भी हैं, तो जो बिहार से आते हैं तो फिर बखूबी समझते भी होंगे, जमीन की सियासत को समझते हैं। जरा बताइए इस मंत्रिमंडल में आपको क्या कहानी नजर आ रही है, क्या सोच? देखिए अपूर्व, सबसे पहले जो सबसे मजेदार कहानी है वो है सुशील मोदी को लेकर। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में क्या कुछ किया, राजनीतिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हुआ वो तो लोग जानते ही हैं और जो लोग सियासत करते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस जोड़ी ने बिहार में क्या कुछ किया है ये हर किसी को मालूम है। लेकिन इस बार जब बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आई, उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। और नीतीश कुमार ने कहा भी कि मुझे तो अपने तरफ से मैं सीएम बनना नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी ने दबाव दिया तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, बीजेपी तय करे, उसके बाद ये क्लियर हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अंत में नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बोल रहे थे, बीजेपी जब जश्न मना रही थी पूरी पार्टी दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार जो है वो आगे बढ़ेगी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद ये आया सामने कि अब उप मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है कि सुशील मोदी के मन में हो कि वो बन जाएंगे, कुछ देर के लिए ये भी खबर आई कि वो बन जाएंगे, लेकिन सुशील मोदी नहीं बने। इसके पीछे की क्या कहानी है ये धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन वो नाराज हैं इस बात से, वो इस बात से बिल्कुल ऐसे जैसे शादी में कोई फूफा रूठ जाता है, यही स्थिति है। आज जब जेपी नड्डा और अमित शाह पटना पहुंचे हैं नीतीश कुमार के मुख्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, उसमें भी वो एयरपोर्ट तो जाते हैं, लेकिन उन दोनों बड़े नेताओं से मिलने के लिए वो फिर वहां तक पार्टी ऑफिस तक नहीं जाते हैं, वो बीच रास्ते से उनकी गाड़ी जो है वो घूम जाती है। यही नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। हाँ। एक और बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी अब ये क्या गेम खेल रही है, जो रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को लेकर के जो कहा जा रहा है कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इनके नाम पर मुहर लग चुकी है, नरेंद्र मोदी ने भी फाइनल कर दिया है, बीजेपी आला कमान से भी मुहर लग चुकी है। तो बीजेपी इससे क्या संदेश देना चाहती है ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि एक सवर्ण, एक दलित, बीजेपी जो है वो हर वर्ग को, अपने सोशल इंजीनियरिंग को बहुत स्ट्रांग करना चाहती है बिहार की पॉलिटिक्स में, और इसलिए बीजेपी इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगी, इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगी। यानी कि जैसे तारकिशोर प्रसाद हो गए वैश्य समुदाय से आते हैं, तो उस समुदाय में थोड़ा अति पिछड़ा वर्ग में से रेणु देवी आती हैं, तो उस समुदाय को पूरा मैनेज करने के लिए ये फैसला। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि मंगल पांडे हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी वो मंत्री पद की शपथ लिए हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया है नीतीश कुमार की ठीक बगल की कुर्सी में तारकिशोर और रेणु देवी बैठी थी, वहीं से समझ में आ गया कि यही उप मुख्यमंत्री। जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से तैयारी की गई थी उससे ये बिल्कुल साफ है। हालांकि कल नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया था कि क्या सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने भी कहा था कि आप इंतजार कीजिए, और उस इंतजार की जो घड़ी है वो अब लगभग उस जगह पर पहुंच गई है जहां जाकर इंतजार भी खत्म हो जाएगी। तो और वहां ये फाइनल हो रहा है कि सुशील मोदी अब बिहार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए यहीं से एक चुनौती शुरू होती है। वो चुनौती कैसे शुरू होती है अपूर्व, तो इसको देखने के लिए आप पहले ये देखिए कि बीजेपी के एक नेता कहते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि शराबबंदी में थोड़ी बहुत ढील दी जानी चाहिए। नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि बीजेपी, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आई है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी तय करे कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब ये था कि बीजेपी हमेशा से, अभी इस बात को नीतीश कुमार भी मान चुके हैं कि बिहार में बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। बड़े भाई के रोल में अब की बार बीजेपी आ गई, अब की बार जो है वो बीजेपी आ गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो ये है कि बंगाल चुनाव तक तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। सुशील मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि रामविलास पासवान जिस सीट से राज्यसभा गए थे वहां से उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में उनको मंत्री का पद दे दिया जाए, लेकिन क्या वो इस बात से मानेंगे? एक बहुत बड़ी बात यह है कि सुशील मोदी का जो कद है बिहार की राजनीति में वो बहुत तेजी से उभरा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसे समेट लिया कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो इतर नहीं गए।
और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। और खबरें तो देखिए ये भी चलती थी कि बहुत सुशील मोदी और नीतीश कुमार बहुत अच्छी जुगलबंदी है दोनों। हाँ, यही है बिल्कुल। और कई तरह के आरोप उनके, सुशील मोदी के ऊपर एक बार तो ये भी आरोप लगा था कि वो बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनकी बात ये खबरें सामने आई थी, ये खबरें सामने आई थी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती है कि जो 2 नए उप मुख्यमंत्री बनेंगे उनके साथ वो कैसे काम सुशील करेंगे। मोदी के साथ तो ठीक तरीके से चल जाता, लेकिन अब जो नए आए हैं वो अपनी शर्तों को ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। भाई बड़े भाई की पार्टी, बड़े भाई की रोल में इस बार बीजेपी है ही है, ठीक है। वो सारी चीजें मैनेज करने में दिक्कत तो आएगी। और असल खेल जो है अपूर्व, अब यहाँ से ये शुरू होने वाली है कि नीतीश कुमार क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये चुनौती है। इस बार वो जान गए हैं कि बिहार में उनकी अगर सरकार बनी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अगर वो पहुंचे हैं, तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। और बीजेपी अगर बहुत मजबूती के साथ, बहुत एकदम जिसको कहते हैं कि मजबूती के साथ खड़े होकर के अगर चुनाव नहीं लड़ती, तो इस बार नैया डगमगा गई थी। लेकिन उस नैया को बचाने में बीजेपी ने साथ दिया है, इस बात को नीतीश कुमार भी मानते हैं। तो आगे बिहार की जनता के लिए क्या वही 2005 से 2010 के कार्यकाल में नीतीश कुमार जिस तरीके से सामने आए थे, लोगों के मन में उन्होंने 2 तरीके की बातें बैठाने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि उसमें उनको सफलता भी मिली थी, जीत भी मिली थी। वो 2 बातें ये थी कि 2 तरह के विकास, एक जो महसूस किया जाता है और एक जो दिखता है। महसूस करने वाली बात ये थी कि उसमें बिहार में एक नारा दिया गया कि भाई जंगल राज है, जंगल तो राज आप सुरक्षित तरीके से पटना में घूम सकते हैं, आप किसी भी सड़क से आप आ जा सकते हैं। इन चीजों को नीतीश कुमार ने श्योर किया। उसके बाद जो सड़कें खराब थी, कई जगह कई गांवों में बिजली नहीं थी, उसको पहुंचाने में नीतीश कुमार ने थोड़ी बहुत सफलता हासिल की। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 15 साल से, उसके पहले 15 साल से जो बिहार में लोग एक तरीके से जंगल राज को जी रहे थे, उससे निकले और उसके बाद जो है नीतीश कुमार की छवि बढ़ती चली गई। तो अब इस बार जब उन्हें यह लग गया है कि बहुत मजबूरी में उनकी सरकार बन रही है, तो ऐसे में वो बिहार के लिए क्या फैसले लेंगे, ये बड़ी बात होगी। तो वही कह सकते हैं वो नीतीश बाबू जी, धीरे चलना, सियासत में जरा संभलना, बड़े रोड़े हैं इस राह में। और इस बार तो वाकई बहुत रोड़े हैं। तो चलिए एक बार आप लोगों को ये बता देते हैं कि कौन कौन मंत्री बना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तारकिशोर प्रसाद बता दिया आपको, वैश्य समुदाय से आते हैं, भाजपा विधानमंडल के नेता, कटिहार से 4 बार के विधायक रहे हैं। फिर जो दूसरी उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जो पूरी खबर है, वो है रेणु देवी, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधानमंडल की उपनेता है और अति पिछड़े नोनिया समुदाय से वो आती हैं। बेतिया से विधायक हैं, 2005 से 2009 तक खेल और संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा तीसरे मंत्री जो हैं वो जेडीयू के विजय चौधरी, पिछली विधानसभा में वो स्पीकर थे, नीतीश के करीबी हैं, इस बार सराय रंजन से जीते हैं और यहाँ से 6 बार से विधायक हैं। जेडीयू से ही विजेंद्र यादव भी हैं, 74 साल के यादव सबसे एक तरीके से उम्रदराज मंत्री इस कैबिनेट में रहेंगे। जेपी आंदोलन के समय से वो सियासत में सक्रिय रहे हैं। जेडीयू के ही अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए गए हैं, महादलित वर्ग से आते हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नीतीश के करीबी भी हैं। जेडीयू के ही मेवा लाल चौधरी भी इस बार मंत्री बने हैं, तारापुर से विधायक हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर रहे हैं। जेडीयू के ही शीला कुमारी, जेडीयू की शीला कुमारी मंत्री हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं और फुलपरास से विधायक वो बनी है, पिछली बार चुनाव जीती और मंत्री भी बनी थी। संतोष मांझी भी मंत्री बने हैं, ये हम पार्टी के कोटे से एक जो मंत्री बने हैं वो है संतोष मांझी। महादलित वर्ग से आते हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, 4 सीटों वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जो हैं जीतनराम मांझी, उनके ये बेटे हैं संतोष मांझी। इसके अलावा जो वीआईपी से एक मंत्री बने हैं वो हैं मुकेश सहनी, खुद ही भाई, क्योंकि खुद ही वीआईपी के चीफ भी हैं। हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं सिमरी बख्तियारपुर से, उन्हें बहुत उम्मीद थी। और एक चीज जो सबसे ज्यादा, उनकी पार्टी 4 सीटें जीत गई। एक बात अपूर्व देखिए, राजनीति में किस्मत का जो है वो कितना, इसका किस्मत का एक बार पूरा बता दो, उसके बाद इस पर आते हैं ना। एक बार पूरा बता दो, इसी मुद्दे पर वापस आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। फिर भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। और ये बता दें कि जब चमकी बुखार को लेकर बिहार में बच्चों की मौत हो रही थी, तो एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मैच का स्कोर पूछ लिया था और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और अंत में बहुत थुथु हुई थी, बहुत थुथु हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के ही अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मंत्री बने हैं, राजपूत वर्ग से हैं, आरा से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के रामप्रीत पासवान, पार्टी का दलित चेहरा। हाँ, एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ कि रामप्रीत पासवान ने मैथिली में शपथ ली है। जो आज जितने मंत्री और मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार ने जो शपथ ली, उसमें ये इकलौते ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मैथिली में शपथ लिया, रामप्रीत पासवान। जीवेश मिश्रा भी मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, मिथिलांचल में भूमिहार समुदाय के बड़े नेता हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के
राम सूरत राय ये भी मंत्री बने। तो ये कुल मिलाकर 14 मंत्री बनाए। अब आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि राजनीति में किस्मत कनेक्शन कितना मजबूत होता है। मुकेश सहनी, हाँ। मुकेश सहनी हाँ। आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, महागठबंधन में वो हिस्सेदार थे और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले आए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर आए, वो एनडीए में मिल गए और उनको अच्छी खासी, जितनी मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी सीट मिलेगी। बीजेपी के कोटे से उनको एनडीए गठबंधन में आने के बाद सीट मिली। हालांकि एक उनके लिए झटका ये रहा कि खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। संभी बख्तियारपुर से वो उम्मीदवार थे, वो वहां चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी से 4 विधायक पहुंचे हैं विधानसभा और इस बार वो खुद मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। अब उनको जो है 6 महीने के अंदर किसी पहुंचा दिया जाएगा। हाँ। तो ये कुल मिलाकर के एक जो राजनीति में जो किस्मत कनेक्शन होता है वो बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में जो 2 लोग जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रही, एक मुकेश सहनी और दूसरे चिराग पासवान। हालांकि आज वो दिन नहीं कि चिराग पासवान को लेकर के बातचीत की जाए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश की है। और ये भी कहा जा रहा था बिहार में चुनाव से पहले कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, और इस बात से नीतीश कुमार भी वाकिफ रहे होंगे। इसलिए वाकिफ रहे होंगे क्योंकि जब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की पहली लिस्ट जारी की थी तो उस लिस्ट में कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनका बीजेपी से गहरा नाता रहा है और उसी वक्त से ये बिहार में एक बहुत अंदरूनी तौर पर में नारा दिया जाने लगा कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। वो तो खुलेआम कह भी चुके थे कि जहां पर लोजपा के नहीं है उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और नीतीश कुमार सरकार के जो 7 मंत्री इस बार चुनाव हारे, उसमें 2 बीजेपी के थे, 5 जेडीयू के। और जब इसका पूरा हिसाब किताब लगाया गया तो ऐसा लगा कि उन 5 उम्मीदवार को हराने में जो एलजेपी के उम्मीदवार थे उस विधानसभा क्षेत्र से उनकी भूमिका बड़ी रही। अगर वो नहीं होते, यानी चिराग पासवान की पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं होता, तो वो चुनाव बहुत आसानी से जीत लेते, लेकिन वोटों का बंटवारा हो गया, घाटा जेडीयू को हुआ। हालांकि आज बात चिराग पासवान की नहीं, आज बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की। ठीक है। एक बात और अपूर्व, नीतीश कुमार के सामने चुनौती इस बार कई तरह की चुनौती है। एक चुनौती रोजगार को लेकर के है। जिस चुनाव में, इस पूरे चुनाव में जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव मुखर तरीके से सामने आए थे, 19 लाख का दावा किया है। 19 लाख का दावा, मैं वही कह रहा हूं। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद उन्होंने मनोनीत शब्द को कोट किया है। जब आप उस पूरे ट्वीट को देखेंगे तो हिंदी में तेजस्वी यादव अक्सर ट्वीट करते हैं, उन्होंने मनोनीत शब्द को कोट एंड कोट किया है और बताया है कि किस तरीके से मनोनीत सरकार को क्या क्या करना है। इस पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि हर बार इलेक्शन में वही जीतता है जो एक अपना एजेंडा सेट करता है। इस बार एजेंडा तेजस्वी यादव ने सेट किया था और आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद बिहार में हर कोई, वो चाहे किसी भी जाति का युवा हो, वो मुखर तौर पर मैं बोलने लगा कि हमें रोजगार की जरूरत है, हमें पैसे चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, हम कब तक अपने माता पिता के सहारे भोजन करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने इसकी हवा दी और उसके बाद बहुत नहीं चाहते हुए भी एनडीए गठबंधन को यह कहना पड़ा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी के सामने, ये बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती होगी। 19 लाख आसान नहीं है। हाँ। आप अगर पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें और पिछले 15 साल के नीतीश के शासन को ही देख लें आप, कुछ 6 या 6.5 लाख रोजगार और है। एक चीज आप सोचिए, तो फिर जब पिछले 15 साल में इतने नहीं है, तेजस्वी यादव ने कहा था, जब तेजस्वी यादव ने कहा था तो बीजेपी के कई नेता कहते थे कि पैसे कहां से आएंगे, नौकरी कहां से देंगे, फिर उन्होंने 19 लाख डबल का दावा कर दिया, लगभग उन्होंने 2 गुने का दावा कर दिया। तो ये है फिलहाल कि हाँ, आज मंत्रिमंडल बन गया है। अब किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा ये भी एक चुनौती रहेगी। भाई, नाराजगी वाला हिसाब किताब रहता ही है। और दूसरी बात, ये जो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये एक तरीके से ऐसे आई वॉश टाइप के रहेंगे नीतीश कुमार के ऊपर। मुश्किल उनको सरकार चलाने में आएगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आज की। जाते जाते एक और ट्वीट का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, उसके बाद तमाम दर्शकों को शुक्रिया कह देंगे। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, नीचे उन्होंने हैशटैग बिहार लिखा है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि घुटन तो उन्हें भी होगी, घोट कर गला आवाम के फैसले का, आज सरेआम जो सच की कसम खा रहे हैं। 23 मिनट पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, नीचे हैशटैग बिहार लगाया है। तो निश्चित तौर पर अब इस पर सियासी सरगर्मी तेज होगी, लेकिन आज की जो शाम है वो शाम बिहार बीजेपी और जेडीयू के लिए है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार किसी भी तरीके से और अपने हर तरीके के उस जाल को फैलाकर, जिसमें उन्हें यहाँ तक ये कहना पड़ा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार का 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं वो।
उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।